नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोग यूपीपीसीएस 2019 के एथिक्स की जो प्रश्न हैं उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और एथिक्स के पेपर में हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे कि एथिक्स के पेपर में दो सेक्शन हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन हैं जो 8 नंबर का है, सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन है जो 12 नंबर के हैं। और सेक्शन ए में भी एक केस स्टडी है, सेक्शन बी में भी एक केस स्टडी पूछा गया था। तो आज हम लोग सेक्शन ए कंप्लीट करने वाले हैं और लास्ट जो 10वां क्वेश्चन है वो केस स्टडी है। तो इस केस स्टडी को आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये 8 नंबर में पूछा है, इसका मतलब आपको 125 वर्ड में आपको इस केस स्टडी को आपको सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पे चूँकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे वर्ड का हम लोग ध्यान नहीं रख रहे हैं, कुछ ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न है दोस्तों, रिसेंटली यू हैव ए टेकन चार्ज एज हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑन द वेरी फर्स्ट डे in your office you observed that organization is crippled with many irregularities such as staff is not punctual, the staff waste time in unnecessary tasks, speedy action is not taken on public grievances, there is rampant corruption at every level of organization, the quality of the service provided by organization is very poor. How would you inspire your staff so that the above deficiency of the organization get removed? ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन की हेड हैं और आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी इनरेगुलरिटी है, जैसे कि स्टाफ समय पे पाबंद नहीं है, समय पे नहीं आ रहे हैं, समय पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा है स्टाफ क्या करते हैं, व्यर्थ समय नष्ट करते हैं बातचीत में। तीसरा प्रॉब्लम है जन शिकायतें जो होती है उस पर जल्दी से कार्रवाई नहीं होती है। चौथा प्रॉब्लम है संगठन में सभी स्तर पर भ्रष्टाचार हैं, सब स्टाफ जो है करप्शन में लिप्त हैं। और पांचवा प्रॉब्लम है कि जो इक्वालिटी ऑफ सर्विस है वो वहाँ पे जो संगठन और प्रदान की सेवाएं हैं गुणवत्ता जो है निम्न स्तर पे है। तो आप देखोगे यहाँ पे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा प्रॉब्लम्स हैं। इस प्रॉब्लम को कैसे आप दूर करोगे? आप हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, आपको हेड बना के भेजा गया है, आपके हेड के अंदर जो स्टाफ हैं वो पंक्चुअल नहीं है, वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन जो काम करते तरीके भी पंक्चुअल नहीं है, अच्छे से नहीं काम हो रहे हैं। तो आप इस सब को कैसे सुधारोगे? तो दोस्तों ओवरऑल यदि आप देखते हो तो इस क्वेश्चन को तो एक परसुएशन के बेसिस पे है, यानी आपको परसुएट करना है पीपल को या अपने स्टाफ को कि आप अच्छे काम करो फ्रॉम बुरे काम। तो यहाँ पे परसुएट करना है आपके स्टाफ को। देख लेते हैं आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में जनरली जो एक स्टैंडर्ड होता है, जैसा स्टैंडर्ड होता है लिखने का, तो उसमें एक आप डिफाइन करोगे स्टेक होल्डर कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। तो स्टेक होल्डर में देखोगे आप सेल्फ हो जो हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, दूसरा जो स्टेक होल्डर है वो आपके अंडर जो काम करने वाले स्टाफ हैं। ठीक है, और इशू जो इन्वॉल्व है इस सारे क्वेश्चन में पंक्चुअल नहीं है स्टाफ, लैक ऑफ पंक्चुअलिटी है और लैक ऑफ डेडिकेशन है। कोई भी काम टाइम से नहीं हो रहा है, काम पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, टाइम को वेस्ट किया जा रहा है, करप्शन है सभी जगह और डिफिशियंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज़। ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यूज़ हैं वो ओवरऑल घटे हुए हैं, गुणवत्ता उतनी अच्छा नहीं है। तो ये सारे इशू इन्वॉल्व हैं। इस इशू को कैसे आप सॉल्व करोगे और स्टाफ को परसुएट करोगे कि आप जो कर रहे हो गलत है, आप ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज़ के हिसाब से आप काम करो, आप पंक्चुअल बनो। ठीक है, ये सब कैसे आप परसुएट करोगे, ये आपका टास्क है। तो यहाँ पे दोस्तों इसको परसुएट करने के लिए जनरली आप देखो जो कोर्स ऑफ एक्शन होंगे आपके पास ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है कि आप कोई भी चेंज नहीं करोगे, डू नॉट चेंज एनीथिंग, कुछ भी चेंज नहीं करोगे, जो हो रहा है वही होना पड़ेगा। आप भी स्टाफ जैसा कर रहे हैं वैसे आप भी करो, यानी कुछ भी चेंज नहीं करो। तो इसका पॉजिटिव आउटकम क्या होगा? आप कुछ चेंज नहीं करोगे तो स्टाफ क्या होंगे? हैप्पी होंगे। वो हैप्पी होंगे कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन हेड आए हैं वो अपने जैसे ही हैं, जैसा हम लोग हैं वैसे ही हैं, तो कोई यहाँ पे गड़बड़ी नहीं हुई, कोई संघर्ष देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन नेगेटिव आउटकम क्या होंगे? देखो आप क्या वैसा बनना चाहते हो, स्टाफ जैसा है वैसे बनना चाहते हो? आपके अंदर जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं क्या अलाउ करेंगे? आपके अंदर जो कॉन्शियंस हैं, जो इनर वॉइस है, क्या आपको माफ़ करेगा, आपको अलाउ करेंगे? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि
जैसे अपने केस में आपको बताना है, तो इट विल अगेंस्ट द माई वैल्यूज, जो हमारे पास वैल्यूज हैं, जैसे मैं पंक्चुअल हूँ, डेडिकेशन है मेरे अंदर, डेडिकेशन टुवार्ड्स वर्क है, डिग्निटी है मेरी, करप्शन नहीं लूँगा, सेल्फ रिस्पेक्ट है, ऑनेस्टी है। तो ये सारे जो मेरी वैल्यूज़ हैं वो क्या होने हैं, ये जो हमारे अंदर वैल्यूज़ हैं उसके अगेंस्ट में मैं काम कर रहा हूँ। यदि कुछ चेंज नहीं करता हूँ तो इसके अगेंस्ट में काम करता हूँ, तो सबसे पहले अपने आप को धोखा दे रहा हूँ यदि मैं कोई भी चेंजेज नहीं लाता हूँ। और दूसरा जो नेगेटिव आउटकम होगा, इट विल अगेंस्ट द माई ड्यूटी। मेरा ड्यूटी, देखो ऑर्गेनाइजेशन का हेड मैं हूँ, तो मेरा ड्यूटी फर्ज बनता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यूज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो होनी चाहिए और उनकी वैल्यूज़ हाई होनी चाहिए। यदि कुछ भी मैं नहीं करता हूँ तो ऑर्गेनाइजेशन, जो मैं अपना ड्यूटी भी नहीं कर रहा हूँ, तो पहली बात अपना ड्यूटी नहीं कर रहा हूँ, दूसरा हमारे जो वैल्यूज़ है, मेरे वैल्यूज़ हैं उसके अगेंस्ट में है कुछ भी ना करना, तो ये ऑप्शन मैं नहीं करूँगा, कोई भी चेंजेज वाला ऑप्शन चूज नहीं करूँगा। देखो दूसरा ऑप्शन है कि आप ऑर्गेनाइजेशन हेड हो तो आप डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हो, जो डिसिप्लिन लाने के लिए, यानी कि जो वहाँ पे काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं उनको एक वार्निंग दो, वार्निंग पे ना दे के कुछ आप बोल सकते हो कि उसको पनिश करो, उनकी सैलरी घटा दो, या जो भी आप पनिशमेंट दे सकते हो। तो इनका पॉजिटिव आउटकम क्या होगा कि आप ऑर्गेनाइजेशन के हेड हो तो आप ड्यूटी कर रहे हो, उसको पनिश भी कर सकते हो और रॉन्ग डूइंग को पनिश कर सकते हो, और स्टाफ का होंगे, हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू के से काम करने लगे इस पनिशमेंट से। लेकिन नेगेटिव आउटकम क्या हो सकते हैं, देखो कन्फ्लिक्ट हो सकता है स्टाफ, सेल्फ और स्टाफ में, अपने आप में और स्टाफ में कन्फ्लिक्ट हो सकता है, और दोनों की हो सकता है नहीं बनेगी। और ये क्या होंगे, हो सकता है ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो तो पब्लिक जो ग्रीवेंसेस हैं, जो काम हो रहे हैं पब्लिक के लिए, काम जो कर रहे हैं, वो भी आपका ज़्यादा टाइम लगे, वो जल्दी भी ना हो, उन लोग लेके बैठ जाएंगे, कुछ काम ही नहीं करेंगे, ठीक है। और दूसरा लास्ट क्या होगा, सस्टेनेबल नहीं होगा। आप किसी को फोर्सफुली काम नहीं करा सकते हो, पनिश दे के काम नहीं करा सकते हो आज के टाइम में, क्योंकि आपके भी लिमिटेड है, आप हेड होने के बावजूद भी आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके पास लिमिटेशन है, तो फोर्सफुली आप काम नहीं कर सकते हो, सस्टेनेबल नहीं होंगे ये काम, डिसिप्लिनरी एक्शन लेना। तो मेरा जो एक्शन होगा वो क्या होगा कि लॉन्ग रन और सस्टेनेबिलिटी के लिए गांधी जी ने जो बोला था कि पीपल के हार्ट को चेंज करो, उनके रूल्स वगैरह चेंज नहीं करो, फोर्सफुली नहीं करो, उसके हार्ट को चेंज करो, तो जो हार्ट चेंज होगा वो सस्टेनेबल होगा। तो मैं क्या करूँगा, मोटिवेट करूँगा स्टाफ को, और ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यू के हिसाब से काम करते हुए, और उनकी वैल्यूज़ को भी मैं दिखाऊंगा कि आपके क्या वैल्यूज जो है, ऑनेस्टी, ये सब वैल्यूज हैं, आपकी इनर वॉइस क्या बोलता है कि आप ऐसा करते हो कि नहीं, ऐसा मोटिवेट करूँगा। साथ ही साथ मेरा एक्शन क्या होंगे, सबसे पहले तो मैं पंक्चुअल होऊंगा, क्योंकि स्टाफ पंक्चुअल नहीं है, तो मान लो स्टाफ 11 बजे आ रहे होंगे, तो मेरा जो ऑफिस का टाइम है 9:30 बजे, 9:30 मैं आऊँगा, तो मैं पंक्चुअल होऊंगा। तो हो सकता है मेरे देखकर जो स्टाफ हैं वो भी पंक्चुअल होने लगे, तो आई विल वेट एंड सी इफेक्ट ऑफ पंक्चुअलिटी ऑन स्टाफ बिहेवियर। स्टाफ के बिहेवियर में जो इफेक्ट होंगे पंक्चुअलिटी का, वो भी मैं देखूंगा। यदि हो सकता है मेरे को देखा देखी सारे जो स्टाफ है वो भी टाइम से आने लगे और टाइम से जाने लगे, तो कोई बात नहीं है। और साथ में ही जो टाइम से आता है उसको मैं मोटिवेट करूंगा कि बहुत अच्छा किया तुमने, टाइम से आया, या उसको रिवार्ड भी दे सकता हूँ, ठीक है, कुछ भी आप थोड़ा सा यहाँ पे मोटिवेट या रिवार्ड कर सकते हैं जो टाइम से आते हैं। तो उसके देखा देखी हो सकता है सारे स्टाफ टाइम से आने लगे। यदि फिर भी स्टाफ टाइम से नहीं आते हैं तो लास्ट में हम डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे, ठीक है। तो पहला क्या होगा, सबसे पहले मैं पंक्चुअल होऊंगा, और हो सकता है उसके हिसाब से ऑटोमेटिक सारे स्टाफ पंक्चुअल होने लगे, और उसको पंक्चुअल होने के लिए मैं मोटिवेट करूंगा और कुछ रिवार्ड भी दूंगा यदि जो टाइम से आता है तो, ठीक है। तो ऐसे यदि फिर भी नहीं होता है तो लास्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन लूँगा पंक्चुअलिटी के लिए। और दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, मतलब इसी में दूसरा स्टेप होगा कि जो दूसरा प्रॉब्लम था कि टाइम जो वेस्ट करते हैं सारे स्टाफ, उसको दूर करने के लिए क्या करूँगा, जो स्टाफ हैं उसको डिफरेंट टास्क दूंगा, और सारे स्टाफ को डिफरेंट टास्क दूंगा, और एक टाइम फ्रेम दूंगा कि इतने टाइम में आपको इस टास्क को कंप्लीट करना है और इसको सबमिट करना है, उसको मैं मॉनिटर करूंगा। इससे क्या होंगे कि सब स्टाफ जो होंगे एक पर्टिकुलर उसको असाइन टास्क मिलेंगे, तो अपना काम करेंगे। तो इससे क्या होगा, टाइम जो वेस्ट कर रहे थे, अननेसेसरी जो टास्क कर रहे थे, वो यहाँ पे कम हो जाएगा, और अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी। यदि कोई टास्क कंप्लीट नहीं करता है तो उसके प्रति एक्शन भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अननेसेसरी जो बातें जो करते थे, वेस्ट करते थे, उसको दूर करने के लिए यहाँ पे सबको अलग अलग काम मैं प्रोवाइड करूँगा। फिर देखो पब्लिक जो ग्रीवेंसेस जो टाइम से नहीं होते थे, तो टाइम से होने के लिए मान लो ग्रीवेंसेस के डिफरेंट कैटेगरी में बनाऊंगा, ठीक है। कोई मान लो एक पब्लिक ग्रीवेंस तो नॉर्मल टर्म हो गया, तो उसके डिफरेंट ग्रुप बना दूंगा कि इस टाइप का पब्लिक ग्रीवेंसेस है, मान लो सिविल से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड है, या वेलफेयर से रिलेटेड, किस तरह से है। तो अलग अलग ग्रुप में एक ग्रुप आप
जो है स्टाफ वहाँ पे असाइन कर दूंगा कि ये वाला जो प्रॉब्लम है उसको 4 जो स्टाफ है वो देखेंगे, और सारे जो ग्रीवेंसेस का रिड्रेसल है उसको दूर करने के लिए एक टाइम बाउंड होगा। मान लो 8 दिन में आपको करना है, 2 दिन में करना है, और उसको इस तरीके को मैं मॉनिटर करते रहूँगा। इससे क्या होगा कि टाइम बाउंड आपके पास हो जाएगा कि टाइम से आपको करना है, ग्रीवेंस रिड्रेसल करना है, तो क्या होंगे स्पीडी काम होने लगा, तेज काम होगा। इससे अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। मान लो जो ग्रुप ऑफ पीपल जो लोग असाइन किए गए हैं उस पर्टिकुलर पब्लिक की ग्रीवेंसेस दूर करने के लिए यदि नहीं करते हैं तो उनके प्रति एक्शन भी लिया जा सकता है। तो इससे क्या होगा, जो स्पीडी रिड्रेसल है पब्लिक ग्रीवेंसेस का वो हो जाएगा। फिर देखो जो चौथा केस है करप्शन, सारे लेवल पे इन्वॉल्व हैं, तो करप्शन को दूर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स और प्रोसीजर है उसको सिंप्लीफाई करना है। मान लो बहुत ज़्यादा लेंदी है, पब्लिक को समझ में नहीं आती है, तो उसको सिंप्लीफाई सबसे पहले मैं करूँगा कि सिंप्लीफाई करूँगा और क्लियरली डिफाइन करूँगा कि ये प्रोसीजर है, डू और डोंट या जो भी है सिंप्लीफाई करूँगा। और उसके बाद जो प्रोसीजर जो मैंने बनाया उसको ट्रांसपेरेंसी यानी कि पब्लिक के सामने लाया जाएगा कि सारे ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के तरीके हैं, इस तरह से काम होगा। कोई भी आप प्रॉब्लम यहाँ पे लाते हो तो उसका रिड्रेसल करने के ये सारे मैकेनिज्म हैं, इतने डॉक्यूमेंट लगते हैं, ये सारे मतलब क्लियरली डिफाइन एक पैटर्न होगा और ट्रांसपेरेंट वे में सारे काम होंगे। ट्रांसपेरेंट वे में होंगे तो पब्लिक को पता चलेगा कि हमारा ये काम कराने के लिए मैं इतने सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, ये स्टेप चाहिए। तो क्या है कि वो करप्शन में वो पैसे नहीं देगा, उतने सारे डॉक्यूमेंट लाएगा। और लास्ट में क्या होगा, टाइम बाउंड होगा। मान लो सिविल के जो कामें हैं, सिविल के मेंटेनेंस के, मान लो सिविल मेंटेनेंस के काम है, जो भी प्रॉब्लम है उसका एक टाइम फ्रेम होगा कि 8 दिन में आपको सॉल्व करना है या 1 हफ्ते में करना, जो भी है करना है। तो टाइम बाउंड यदि फिक्स्ड होगा सारे कंप्लीशन का, तो वहाँ पे क्या होंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी, अकाउंटेबिलिटी भी होगी। यदि टाइम बाउंड से वो नहीं करता है तो उसको रीज़न बताने पड़ेंगे कि क्यों उस टास्क को कंप्लीट नहीं किया, जो पब्लिक के ग्रीवेंसेस थे उसको क्यों नहीं दूर किया। या मान लो किसी को पेमेंट करने हैं तो 1 हफ्ते या 30 दिन का टाइम रहेगा, 30 दिन के टाइम में क्यों नहीं पेमेंट किया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थी, यदि कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो क्या पार्टी को कम्युनिकेट किया कि नहीं किया। ठीक है, ये सारे यहाँ पे मॉनिटरिंग मैं करूँगा। और एक करप्शन को दूर करने के लिए ट्रांसपेरेंसी, रूल्स रेगुलेशन को सिंप्लीफाई करूँगा, ट्रांसपेरेंसी लाऊंगा, जितने ज़्यादा प्रोसीजर जो है वो पब्लिक सामने लाऊंगा कि ये सारे प्रोसीजर है। तो यहाँ से क्या होंगे, करप्शन यहाँ पे दूर होंगे बाय सिंप्लीफाइंग द सिस्टम एंड ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे। तो ये सारे मेरे कोर्स ऑफ एक्शन होंगे। ये सारे कोर्स ऑफ एक्शन से डेफिनेटली जो ऑर्गेनाइजेशन की जो क्वालिटी थी, जो स्तर थी, जो कम हो गई थी, वो सारे क्या होंगे, गुणवत्ता में सुधार आएगा। तो ये सारे मेरे कोर्स ऑफ एक्शन होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे जो हम लोग केस स्टडी डिस्कस किए आपको पसंद आए होंगे। यदि यहाँ पे कुछ आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्न के साथ। थैंक यू।